Hello, good morning to all of you. You are cordially welcome on the channel of Study on Cosmos. तो मुझे पूरा उम्मीद है भाई आप पढ़ रहे होंगे, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। और वैसे भी बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, देखते रहिए, मज़ा आएगा बेहतरीन तरीके, ठीक है। तो आज बायोलॉजी का क्लास का नाम है पादप रोग, मतलब प्लांट में जो डिजीज होते हैं मेरे भाई, बस उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे ना। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं मेरे भाई एक एक करके। देखिए पादप रोग की बात करते हैं हम। देखिए भाई इसमें होता क्या है, पादप मतलब किसको बोलते हैं, पहले पादप पादप तो जान ही रहे हैं, बोलते हैं प्लांट को बोलते हैं भैया। और डिजीज मतलब रोग, जो पादप में मतलब प्लांट में पेड़ में जो भी रोग हो जाते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए पादप रोग में सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें होता क्या है कि अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। जैसे अनियमित विकार हो जाता है कोई चीज़, ठीक है, उसी को हम लोग पादप रोग कहते हैं। इसमें अधिकतर जो बीमारी कवक के द्वारा होती है ना, पादप में जो अधिकतर बीमारी होती है कवक के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा होता क्यों, देखिए पोषक मान लीजिए कोई जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन को भी पोषक चाहिए, उसी तरीक़ा से पादप में भी तो चाहिए यार। तो देखिए पोषक पदार्थ की कमी जब हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग पादप रोग कहते हैं, मतलब पादप रोग हो जाता है कहते हैं, जो भी कहिए, ठीक है। अब देखिए कि पेड़ पौधा में जस्ता की कमी से क्या हो जाता है, तो हम देखिए ये होगा आपका, मान लीजिए जिंक इधर इधर से जितना भी होगा उसकी कमी से क्या रोग होगा, इसके बारे में इधर चर्चा करेंगे, जो भी डिफिशियंसी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जस्ता, जस्ता से क्या होगा भाई, धान को खौर रोग हो जाता है, ठीक है। और सेकंड में आम तथा बैगन में जो होता है लिटिल लीफ, जस्ता कमी से ही होता है, ठीक है। और देखिए मक्का में क्या होता है, वाइट बर्ड हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीक़ा से बोरॉन से क्या, तो भाई इसी तरीक़ा से हम देखेंगे कि बोरॉन जो होता है, बीज से बोरॉन से होता क्या है। देखिए फूलगोभी का जो भूरा रंग हो जाना, मतलब फूलगोभी का भूरा रंग हो जाता है, बोरॉन का कमी से ही होता है ऐसा। आंवला का निक्रोसिस हो जाना, चुकंदर का क्या होता है, हटराट हो जाता है, हटराट चुकंदर हटराट हो जाता है, वाह। तो इसमें क्या होता है कि पौधे लोग सूखने लगते हैं, मतलब चुकंदर का जब हटराट होता है, समझ गए। ये देखिए मेरे पास स्लाइस पीस ऑफ चुकंदर है, मतलब बीट है, इसको काटे हैं। इसकी जो पौधा में होता है भाई, वो मतलब थोड़ा बोरॉन की कमी से क्या झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं, उसी को हटराट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं तांबा में क्या होता है। तांबा जो है भैया, तांबा में होता है कि नींबू का होता है, नींबू का काला पड़ जाना क्या होता है, तांबा के चलते। अगर मान लीजिए नींबू में तांबा नहीं है, काला जैसा हो जाता है। अब मैग्नीज के चलते सलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स रोग हो जाता है, मैग्नीज के चलते। मैग्नीज नहीं है तब डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, आलू का जो ब्लैक हो जाता है, आखिर कैसे होता है, मान लीजिए अब देखिएगा आलू कभी कभी ब्लैक हो जाता है, तो उसका ब्लैक हट होना ऑक्सीजन की कमी हो जाता है आलू में, तो ब्लैक हट हो जाएगा। पोटेशियम की कमी से क्या होगा, लीची की पत्ती जल जाता है भैया, ठीक है। कैल्शियम की कमी से होता है गाजर में कोटोट स्पॉट हो जाता है। कोटोट स्पॉट क्या होता है, गाजर में कैल्शियम की कमी से, याद रखिएगा, कोटोट स्पॉट हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं भाई विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। विषाणु से क्या क्या रोग होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए हरिमानहीनता या रंग परिवर्तन हो जाता है, वायरस के द्वारा आता है। इसमें पत्ती का रंग जो होता है पीला पड़ जाता है और सफ़ेद पड़ जाता है, पीला और सफ़ेद हो जाता है, किसमें, किसी देखते हैं पौधे वौधे जो भी हो गए। अब देखिए मोजेक रोग होता है, यह वायरस के ही द्वारा होता है, मोजेक रोग याद रखिएगा। इसमें पत्तियाँ जो होता है सिकुड़ जाता है, एकदम सिकुड़ कर गजब सा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तंबाकू में मोजेक रोग से क्या होता है, पत्तियाँ जल जाती है, ज़्यादा मोजेक हो जाता है तो उसकी पत्ती देखिएगा लंबे लंबे जो पत्ती होते हैं वो जलने लगते हैं, ठीक है।
अब बंकी टाइप ऑफ बनाना जिसको बोलते हैं, यह इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। बंकी अगर हो जाएगा तो केले का पौधा जो एकदम छोटा सा हो जाता है, बढ़ेगा ही नहीं। आगे बात करते हैं आलू का मौजिक रोग, मतलब इसमें आलू का जो पत्तियां हैं चितकाबड़ हो जाता है, दाग दाग जैसा हो जाता है। अब देखिएगा जब रोग होते हैं तो अब देख लीजिएगा घर में इधर उधर जहाँ भी आलू लगाया होगा, अगर ऐसा हो गया चितकाबड़ दाग, समझिए कि आलू का मौजिक रोग हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भैया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, इसमें बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करूँ गेहूं का टुड्डू रोग जो होता है, टंडू टंडू टुड्डू जो भी बोलिए, इसमें पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती है। जब गेहूं का ऐसा होता है तो एकदम गजब सा हो जाता है। साइट्रस कैकर के चलते क्या होता है, नींबू का रंग बदल जाता है भाई। आलू का सैथिल रोग जो होता है, सैथिल आलू को खाने से क्या होता है कि बाल झड़ता है। अगर सैथिल आलू को आप खाइएगा तो उसमें बाल झड़ेगा। इसमें जो है क्या होता है कि आलू का तना गोल गोल रिंग जैसा बन जाता है, गोल गोल रिंग जैसा बन जाता है। ठीक है, देखिए धान का जो अंगमारी है इसका क्या मतलब है, धान के पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है, इसी को हम लोग धान का अंगमारी कहते हैं। ठीक है, अब ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसको कहते हैं, इसमें कपास की पत्ती भूरी हो जाती है, कपास की पत्ती भूरी हो जाती है कब, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन में। अब कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता, कपास का बीज पूरी तरीके से खुल नहीं पाता कब, जब ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन डिफिशियंसी हो जाता है तो कपास की पत्ती भूरी हो जाती है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, पेड़ में जो होता है वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए पत्तियों के जो है एस्टोमेटा, जैसे आप मान लीजिए पत्ती होगा भाई, ये पत्ती होता है तो आप उसमें देखे होंगे, इसमें ये होता है, इसमें ये जो रंध्र होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे रंध्र जो होते हैं एस्टोमेटा होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है जल को वाष्प बनाकर उड़ा देने को क्या कहलाते हैं। मान लीजिए जल है और जहाँ मतलब मान लीजिए जाइलम से आया जल आया, ये जाइलम से आया, इनके लिप्स में सारे चीज़ सगरों फैल गए। फैलने के बाद ये हुआ भाई कि हमें ये जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में छोड़ दिए, भाप बना के उड़ा दिए, तो इसी को हम लोग जब उड़ते हैं इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि होता है भाई, वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल का हानि होगा ही। देखिए जल को बचाए रखने के लिए क्या होता है, गर्मी के दिनों में पौधों अपना पत्तियाँ गिरा देती है। जल को अगर बचाना है तो पौधे क्या करेंगे, अपना पत्ती को नीचे गिरा देती है। ठीक है, और वो जो है जड़ी रूट से जाइलम के थ्रू अपना वाटर लेते रहती हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गए। क्योंकि अगर नहीं गिराएंगे पत्ते तो उनको जल की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो पत्ती सब पत्ती को चाहिए, इसलिए गिरा देती हैं। ठीक है, अब देखिए जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, आने वाले पौधों को पत्तियां कांटे के रूप ले लेती है। जल को बचाए रखने के लिए कांटे क्षेत्र में ले लेगी ताकि उसका स्टोरेज पानी रह सके वहाँ पे। देखिए जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं भैया वहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। अब बादल बनते हैं ना, पता ही है सबको के। देखिए जिससे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को क्या बोलते हैं, मतलब वाष्पोत्सर्जन को आप मापिएगा तो किससे मापिएगा, पोटोमीटर से, मतलब वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है भाई ना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब देखिए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसका तो नाम सुने होंगे भाई वाह। देखिए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश हो गया और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, मतलब प्रकाश का निर्माण। ठीक है, उसी को बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है देखिए भैया, इसमें देखिए क्या क्या होगा। देखिए इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मान लीजिए कोई भी ट्री है, ये कोई ट्री है, सपोज कोई भी ट्री, ये आपका ट्री हो गया, इसमें क्या होते हैं स्टेम, ये सब जो भी हो गया, और इसमें देखिए इसमें जो लिप्स निकलते हैं, लिप्स, ये लिप्स जो है आपका जो भी लिप्स हैं, इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मतलब सन शाइन होता है, सब सनराइज होता है, इनकी प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश आते हैं अपना भोजन बनाना
स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। इसी प्रोसेस को इसके बारे में पूरा डिटेल्स आगे देखते हैं ना भाई, टेंशन क्या को लेना है। देखिए भाई वाह, अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, देखिए इतना चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना चीज़ चाहिए बस। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो होता है, जल के टूटने से क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है तभी तो ऑक्सीजन निकलता है, तो हम लोग लेते हैं यार पेड़ पौधों से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक मतलब अत्यधिक, सर्वाधिक मतलब क्या, अधिक प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, लाल रंग, नीला रंग में और बैंगनी रंग में होता है ना। देखिए शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, बस लाल रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग में ही होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब देखिए रात के समय क्या होता है, रात के समय जो है कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिएगा भाई आगे हम कुछ देखते हैं इसके बारे में, और आगे क्या देखना है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। स्टोमेटा क्या, रंध्र, जो ये पत्ती होता है ना भाई, ये जो पत्ती होता है, ये जो छिद्र होता है इसमें, ये तो मान लीजिए हो गया, इसमें जो छिद्र होते हैं ना उसी को स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र। उसी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय होता है, ठीक है। तो आप वही बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होता है, जबकि जल का क्या होता है, H2 मतलब जल का क्या होता है, उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयन तथा रिडक्शन उपचयन दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में ही होता है, ये तो सबको जानता है। प्रकाश संश्लेषण के श्वसन से 7 गुना तेज, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है श्वसन से 7 गुना तेज होता है, जितना हम लोग श्वसन करते हैं उससे 7 गुना तेज होता है, ये भी याद रखना है। देखिए अब इसमें होता क्या है भाई वाह, क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल ए में ही होता है ना। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, केवल ए में होता है, बाकी में नहीं होता। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, दर शुरू में बढ़ता है, लेकिन जब उसकी सांद्रता अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, ये भी याद रखिएगा। आर्द्रता, नमी, आर्द्रता किसको बोलते हैं, नमी मतलब गिल्ला सा, तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला दिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश में, तो इसमें क्या निकलता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए C8H12O6 प्लस जल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भाई ऐसे यहाँ C6 होगा, ये आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज निकलेगा और प्लस 6H2 प्लस O2 ये निकलता है, जो कि हम लोग लेते हैं। ये देखिए एनर्जी इसको मिलेगा, ये जल मिलता है, ये ऑक्सीजन जो हम लोग इसको एब्जॉर्ब करते हैं। पर समझ में आया, पेड़ पौधे से ही तो एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। जब प्रकाश संश्लेषण तो कौन सा भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भैया। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, याद रखिएगा, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली में होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, स्ट्रोमा कहते हैं उसको। देखिए इसके अंदर क्या होता है भाई, स्तंभ की आकृति होती है जिससे ग्राना कहते हैं, ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है ना, जिसे थैलोफाइट कहते हैं। थैलोफाइट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको ये सारा चीज़ दिख रहा होगा भाई वाह, जो बताए यहाँ आपको दिख रहा होगा।
यहाँ दिख रहा होगा आपको ये चीज़, देखिए ये देखिए आपका ग्रेना है। ग्रेना जो अंदर का होता है स्तंभ, उसी को बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, ल्यूमेन है, ये देखिए थाइलोक्वाइड्स है, स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट, आउटर मेम्ब्रेन। तो आप इस पॉज करके देख लीजिएगा जो भी देखना होगा इसमें। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिया विधि देखिए, हेल रिएक्शन या फिर इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। एक और होता है डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन। दो प्रकार के रिएक्शन से ये जितना प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्रिया होता है उस ये है भाई, समझ में आ गया। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखिए, लाइट रिएक्शन ये जो थे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था, या प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है ना, प्रकाश में ही संपन्न होता है। हिल वैज्ञानिक जो बोले कि प्रकाश में ही संपन्न होता है क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जब सूर्य के मान लीजिए, जब सूर्य प्रकाश ग्राना पर पड़ता, आपको दिखाए थे वहाँ ग्राना, तो थैलोफाइट होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुँच जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाद जल का अपघटन माने टूट जाता है, जल जो है अपघटन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन मुक्त कर देता है, और NADP बनता है। क्या बनता है, NADP। ठीक है भाई, वो आगे इसमें देखते हैं। हाँ, NADP बनता है। देखिए NADP का फुल फॉर्म की बात कर दी जाए, NADP इस किस जानवर का नाम है भाई, ये जानवर नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है भैया, उसको हम लोग देखते हैं निकोटिनामाइड। क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट होता है। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड हो गया। ठीक है, और एडेनिन, क्या बोलेंगे, एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कुछ कुछ। देखिए ये NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है। कौन, NADP जो होता है हाइड्रोजन बना लेता है। इसके बाद क्या होता है कि हिल रिएक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में आते हैं। दो प्रोसेस में होता है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा भाई, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है डार्क रिएक्शन में। हिल रिएक्शन में होने के बाद होता है ना, मतलब हिल रिएक्शन होता है जैसे डार्क रिएक्शन में आता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है ना। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ ATP तथा NADP हाइड्रोजन H2 स्ट्रोमा में आता है। देखिए स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। क्या चीज़, RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए RUDP का होता है भाई, RUDP जो होता है राइबुलोस डाइफास्फेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और अंदर गया जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो H2 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, और गौण उत्पाद सेकेंडरी ऑक्सीजन हो जाते हैं। जो हम लोग इसको लेते हैं, इसको पेड़ पौधा न ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से प्रोसेस था। ATP का तो मतलब पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ सारा फुल फॉर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया, वो तो समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई उत्तक जो है समान कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। मतलब देखिए, मतलब ह्यूमन में भी है और प्लांट्स में भी है। तो समान कोशिका, एक ही जैसा अगर कोशिका रहेगा मिलके जो बना रहेगा, उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा बॉडी है, ये सब क्या है यार, टिश्यू से तो बना है, इतना है सब टिश्यू से। मतलब अगर
एक ही जैसा जहाँ जहाँ कोशिका होंगे उसको टिश्यू बोलेंगे, सिंपल है। देखिए ऊतक का अध्ययन जो हिस्टोलॉजी कहलाता है भाई, वाह हिस्टोलॉजी, लॉजी माने अध्ययन, हिस्टो मतलब ऊतक, ऊतक जो भी मानिए और लॉजी माने अध्ययन, समझ गए होंगे भाई वाह। ऊतक, ऊतक देखिए विभाजोत्तक होता है और अस्थायी ऊतक। विभाजोत्तक में क्या होता है, शीर्ष विभाजोत्तक, पार्श्व और अंतर्वेशी। और अस्थायी ऊतक में क्या होता है, सरल और जटिल। देखिए सरल में क्या होता है, मृदुक, स्थूल कोण, दृढ़ होता है। लेकिन जटिल में जो भाई वाह जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे विभाज्य ऊतक का क्या काम है इसके बारे में देखते हैं। इनमें क्या होता है कि विभाजन क्रिया निरंतर चलते रहती है, मतलब तोड़ने की क्रिया चलते रहती है, जिस कारण पेड़ पौधा जीवन भर वृद्धि करते हैं। पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करता है, केवल बीज का भाग चौड़ा होता है, याद रखिएगा। इसी को हम लोग विभाज्य ऊतक कहेंगे। देखिए शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या होता है, देखिए इसमें पेड़ पौधा जो सीधे लंबे जाएंगे ऊपर जाएंगे उसी को शीर्ष विभाज्य ऊतक कहेंगे। पार्श्व में क्या होता है, लेटरल, पार्श्व मतलब लेटरल। तो देखिए कोई भी पेड़ पौधा तो लेटरल चीज दे तो बोलते हैं, तो ये मोटा होने का काम करेगा, ये मोटा होगा, मोटा, समझ आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट में बात करूँ अंतर्वेशी, यह छोटे घास में पाया जाता है। अंतर्वेशी छोटे घास में पाया जाता है ना, छोटे घास जो होते हैं ये छोटे 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 ऐसे ऐसे घास होते हैं, इसी में पाया जाता है। यह सतत न होकर कुछ ही दूरी पर होता है, मान छोटा छोटा कितना दूर जाएगा भाई, जिस कारण जानवर जब इसे खा लेते हैं यह पुनः निकल जाता है, खाते हैं निकल जाता है, खाते हैं निकल जाता है। जैसे देखिए गांव घर में इधर उधर अंतर्वेशी बहुत पाए जाते हैं। देखिए अस्थायी ऊतक क्या होता है, अस्थायी ऊतक में भाई वाह इन विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुका रहती है, ठीक है। इसे इसमें तीन प्रकार, जैसे मृदुतक ऊतक में पौधा का छाल बनता है। स्थूल कोण में होता है फल तथा पत्तियों का वृंत बनता है। और दृढ़ ऊतक में यह बहुत ही कठोर होता है। दृढ़ ऊतक क्या होता है, बहुत कठोर होता है। नारियल हो गया, बेल हो गया, कसैली हो गया इत्यादि सब बाहरी खोल बनते हैं, किसमें, दृढ़ ऊतक में। बहुत देखिएगा बहुत ही मतलब क्या होता है, बट कठोर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा। नॉर्मल सॉफ्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आप देख लीजिए, से आप नारियल देखे होंगे कितना कठोर होता है भाई, आप बेल देखिएगा जल्दी फूटता नहीं है, कसैली आप देखिएगा सब वैसा ही है। इसका बाहरी खोल मतलब समझ रहे बहुत मजबूत होता है। देखिए जाइलम से क्या होता है भाई वाह, यह तना के अंदर पाया जाता है, यह दारू भी कहते हैं जाइलम को, तना के अंदर पाया जाता है। और इसी से हमारे मतलब वाटर को पूरे तना में पहुँचाया जाता है और लिप्स को भी मिलता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये खनिज क्या इत्यादि का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। अभी जस्ट बताएं, जाइलम तना पर बनने वलय को गिनकर आयु ज्ञात करता है। एक वलय 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है। वलय को कैम्बियम भी कहते हैं ना, क्या कैम्बियम बोलते हैं। अब देखिए फ्लोएम का है भाई, पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन फ्लोएम ही करता है। जितने भी सब पूरे पार्ट्स को देना है फ्लोएम हर जगह ले जाता है। पत्ती द्वारा जो भी यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये मान लीजिए है पत्ती, इसके द्वारा जो भी प्रकाश संश्लेषण हुआ पूरे स्टेम में, पूरे ट्री में, ये फ्लोएम का ही काम है कि सगरों मतलब पूरा क्या करे, सबको भोजन दे। और जाइलम का कहा है कि अंदर से जड़ी से क्या ले जाना, वाटर को ले जाना और पूरे पौधों को पहुँचाना, मतलब देना, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद आप समझ चुके होंगे मेरे भाई। कुछ नोट्स पॉइंट हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों ही समूही ऊतक है। जाइलम का काम है मेरे भाई नीचे से ऊपर पूरे पौधों को पानी देना, और फ्लोएम का ऊतक है जो भी ये आपका क्या है, लिप्स है, लिप्स से पूरे स्टेम को भोजन प्रदान करना फ्लोएम का काम है। ऐसे इसका और आगे काम होता है मतलब, लेकिन उतना जानना नहीं है, बस इतने ही से काम चल जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे देखिए जाइलम और फ्लोएम अलग प्रकार के होते हैं। देखिए फ्लोएम को मल्टी डायरेक्शनल में काम करता है, जाइलम यूनि डायरेक्शनल में काम करता है। तो फ्लोएम जो है दोनों काम करता है और जाइलम नॉर्मल इसी काम करता है, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। इस तरीक़ा से वीडियो आप पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाते रहें। तो ठीक है भाई, स्टडी ऑन कॉस्मोस
इसको लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि और व्हाट बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा से। जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलते हैं।